हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अतुल जो आपके साथ बना हुआ हूँ यूपीएससी की जर्नी में। और आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है चंद्रयान 3 मिशन जो रिसेंटली 14 जुलाई को इसरो ने भेजा है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। ठीक है, तो हम लोग सब लोगों ने तो इसके बारे में पढ़ाया, सबके बारे में बात बताई, लेकिन इसके पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी सफलता और विफलता के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने चंद्रयान 2 इससे पहले सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। उसके बाद में हमने चंद्रयान 3 जो हमें एक सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। कहाँ पे? साउथ जोन में। कहाँ? किसके? चंद्रमा के, है ना। तो ये हमने सफलतापूर्वक इसको पूरा किया, लेकिन इससे पहले हमने असफलता जो देखी थी, कुछ गलती और कुछ खामियों की वजह से, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। नहीं तो इससे पहले हमें 2 साल पहले ही हमें ये सफलता देखने को मिल जाती। ठीक, तो आज हम समझेंगे चंद्रयान 3 इसका मेन इंटेंटिव क्या है। सेकंड, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसमें 2 चीज़ मिक्स होगी। पहली चीज़ तो प्रीलिम्स और मेंस, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और सेकंड होगा इसका पूरा का पूरा डिटेल, है ना, कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसके बेस्ड पूछा हुआ है। तो उससे पहले एक छोटी सी कहानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना पूरे डेडिकेशन के साथ में, तो वह क्या हो जाती है? सक्सेस हो ही जाती है। तो इसी के साथ में डॉक्टर सिवन जो इस समय हमारे इंडियन स्पेस के क्या है, महानिदेशक है, उनके प्रयासों से, उनकी टीमों के प्रयासों से और सभी भारतीय नागरिकों जो 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, उनकी दुआओं की वजह से हमारा ये मिशन सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ। ठीक है, तो जानते हैं चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। चलिए, चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च की थी 14 जुलाई 2:35 पे लॉन्च हुआ। स्थान कहाँ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। लैंडिंग की तिथि 23 अगस्त 2023। ये जो है ये एकदम से भी वहाँ नहीं पहुँचे चंद्रमा के ऊपर। ये कब पहुँचेगा? ये पहुँचेगा 23 अगस्त 2023 को, है ना। इसकी अनुमानित तिथि है कि ये उस दिन पहुँच जाएगा। ठीक है, उद्देश्य इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और प्रदर्शित करना। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं चंद्रयान 3 के घटक क्या कहते हैं। प्रणोदक मॉडल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाएगा। ठीक है ना, जो प्रणोदन मॉडल है वो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाएगा। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता। रोवर चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करना। ठीक है ना, रोवर का काम क्या होगा? चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करना। नोट, यदि यह मिशन सफल रहता है तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। ठीक है, अगर यह मिशन सफल रहता है तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि इससे पहले भारत मतलब दुनिया के दूसरे देशों ने इससे सफलतापूर्वक दूसरे इसमें नहीं पहुंचाया, मतलब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचाया। वो पहुंचाया, लेकिन जो लैंडिंग का जो एरिया था सॉफ्ट लैंडिंग का, वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए थे। तो भारत एक ऐसा देश बन जाएगा 23 अगस्त 2023 को, अगर कुछ ना हुआ तो, जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा में क्यों था आपको मैंने बताया। चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती उत्तराधिकारी मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्र के दक्षिण पर ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। विक्रम लैंडर की विफलता के बाद हमने वहां पर कौन सा लैंडर यूज किया था? विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज आवश्यकता महसूस की गई, जो वर्ष 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन से संभव है ना। हमने जापान के साथ में की है, साझेदारी की है। ठीक, इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉडल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर को चंद्रमा 2 जैसे कि वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा। हमने क्या किया था? चंद्रमा 2 को हमने क्या किया था? जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के सुसज्जित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने की निगरानी करने और लैंडर और पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक ही सीमित रहेगा।
ठीक है ना। इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर और पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक का ही सीमित रहेगा। ठीक, उसके बाद में आगे देखते हैं चंद्रयान मिशन 2 के बारे में बात करें। हमने चंद्रयान मिशन 3 तो भेजा, लेकिन हमें चंद्रयान मिशन 2 के बारे में जानना जरूरी है। किससे के लिए? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। ठीक है ना। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर शामिल थे जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर और रोवर मॉडल को अलग किया गया था। ठीक है, ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, 100 किलोमीटर की कक्षा में, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर और रोवर मॉडल को अलग किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसरो ने लैंडर मॉडल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था। रोवर मॉडल को प्रज्ञान नाम दिया गया। ठीक है ना। तो ये जो छोटी एग्जाम से उनके पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। इस देश के सबसे शक्तिशाली जियो क्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV MK3, ठीक है ना, GSLV MK3 द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? GSLV MK3। ठीक है, नीचे देखो, हालांकि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग की गई, जिस कारण से रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका। ठीक है, हालांकि लैंडर विक्रम को द्वारा नियंत्रित और लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग करी। कैसी लैंडिंग करी? क्रैश लैंडिंग की गई, जिसके कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंचाया जा सका। समझ में आया कि चंद्रयान मिशन जो था 2 वो क्यों विफल हुआ? ठीक, आगे देखो GSLV MK3। ठीक है, तो देखिए चंद्रयान 3 के बारे में हमने तो जाना। ठीक, चंद्रयान 2 के बारे में भी जाना, लेकिन हम जो उसमें टेक्निक्स और जो हम लोग संसाधन यूज़ करते हैं ना, रिसोर्सेज, हम उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, हम आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में कि किस तरह से UPSC ने इसके ऊपर क्या, इसके बेस्ट के ऊपर क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे। ठीक है, GSLV MK3 जियो सिक्वेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उच्च प्रवर्धन क्षमता वाला यान है। यह एक 3 चरणीय वाहन है जिसे संचार उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उच्च प्रवर्धन क्षमता वाला यान है। ये एक 3 चरणीय वाहन है जिसे संचार कितने चरण वाला है? 3 चरणों वाला, याद रखना, जिसे संचार उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया। किस कक्षा में? भूस्थिर कक्षा में। इसका द्रव्यमान 660 टन है, जो 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट LEO और 4000 किलोग्राम पेलोड को GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित कर सकता है। अब देखो, इसको एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है ना। जियो क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उच्च प्रवर्धन क्षमता वाला यान है। ये एक 3 चरणीय वाहन है। कितने चरण वाला? 3 चरण वाला, जिसके संचार उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने तो डिजाइन किया गया है। किस कक्षा में? भूस्थिर कक्षा में। इसका द्रव्यमान 640 टन है, जो 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में और 4000 किलोग्राम पेलोड पर GTO मतलब सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब GTO में स्थापित कर सकता है। ठीक है। कक्षाओं में ऑर्बिट के प्रकार किस टाइप के होते हैं, हम इसको समझते हैं। ध्रुवीय कक्षा। एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुव के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। न कक्षाओं को लो अर्थ ऑर्बिट के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान समान सूर्य रोशनी की स्थिति में पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये उपग्रह पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी करने के लिए उपयोगी बनाता है। ठीक है ना। ध्रुवीय कक्षा क्या है, इसको समझो। ये एक सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुजरता है। सदैव क्या होता है? ये जिस वर्ड है, जैसे यहाँ पे इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना। सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी कक्षा के बिंदु के ऊपर से गुजरता है। किसके ऊपर से? किसी कक्षा के बिंदु के ऊपर से गुजरता है।
यहाँ से उपग्रह द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है, ठीक है ना। इस जो बिंदु है, इस बिंदु के द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है। इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग है, जैसे कि फसलों की निगरानी करना, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता मापना, वातावरण में तापमान को मापना। तो अभी आपको क्वेश्चन भी बताएंगे किस टाइप से बनता है। ध्रुवीय कक्षा में स्थापित लगभग सभी उपग्रहों की ऊंचाई कम होती है। ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है, हाइट बहुत कम होती है, ठीक है ना। एक कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। एक कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण संपूर्ण कक्षा में रहता है, ठीक है। तो जहाँ हमने ध्रुवीय कक्षा को समझा, वहीं हमने देखा कि एक सैटेलाइट या किस टाइप से काम करता है और उसका इम्पोर्टेंस किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में है, ठीक है। उस एक चीज़ और बची हुई है, उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। भूतुल्यकालिक कक्षा, ठीक है ना। हमने इससे पहले क्या देखा था, ध्रुवीय कक्षा। अब देखते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। तो भूतुल्यकालिक उपग्रह को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। याद रखना, भूतुल्यकालिक जो उपग्रह होता है उसको उसी कक्षा में स्थापित किया जाता है जिस कक्षा में पृथ्वी घूम रही होती है, ठीक है ना। जब उपग्रह एक विशेष ऊंचाई मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर पर कक्षा में स्थित रहता है तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है। जीटीओ से अंतरिक्षयान अपने वजन का उपयोग भूस्थितिक और भूतुल्यकालिक कक्षाओं में स्थानांतरित, उसके बाद में जबकि भूस्थितिक कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है। भूस्थिर उपग्रह के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और वृत्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊंचाई से लगभग 36,000 किलोमीटर की कक्षा में स्थित रहता है तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है, ठीक है ना। जो सैटेलाइट मतलब उपग्रह रहेगा वो उसी गति से परिक्रमा करेगा जिस गति से पृथ्वी घूम रही होती है। जीटीओ से अंतरिक्षयान में अपने इंजन का उपयोग भूस्थितिक और भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थानांतरित है, जबकि भूस्थितिक कक्षा भी भूतुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है, ठीक है। भूस्थिर उपग्रह के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और वृत्तीय गति तो आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा जीटीओ की भूतलीय कक्षा को भूस्थिर कक्षा पर्याप्त करने के लिए एक अंतरिक्षयान को पहले भूतलीय के स्थानांतरण कक्षा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है GS3 है ना, GS3 मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि अभी जुलाई चल रहा है तो समथिंग ये साल भर की खबर होगी मई के समय में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको अभी से आप अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे ये, क्योंकि आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको 4 से लेकर के 2 नंबर तक के दे सकता है, साथ में यूपीएससी के मेंस में भी ये आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने देखा था है ना GSLV MK3, ठीक है। तो देखते हैं कि PSLV पृथ्वी, ये प्रीवियस ईयर पेपर है भैया, कब का, यूपीएससी 2015 में पूछा था, ठीक है। PSLV पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रह को लॉन्च करते हैं, जबकि GSLV मुख्य रूप से संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके बीच पूछा है, PSLV और GSLV, ठीक। उसके बाद में देखते हैं दूसरा लाइन क्या बोल रहा है। PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। जो PSLV है वो क्या बोल रहा है कि PSLV जो उपग्रह है पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से विशेष जो प्लेस होता है उस देखने पर आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। मतलब हिल डुल नहीं रहा है, जैसे एक पेन है अभी खड़ी वैसी वो खड़ा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन को समझो पहले। GSLV MK3 एक 4 चरणों वाला, कितने चरणों वाला, 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है और दूसरे और चौथे चरण में है ना, पहले और तीसरे चरण में ठोस, याद रखना बोल रहा क्या है। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। अब
1 2 3 हो गए आपके। ये पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, केवल 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप फटाक से बता दोगे। ठीक, कोई नहीं। देखो, जो इसका जो आंसर होगा पहला। पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों का लॉन्च करते हैं, जबकि जीएसएलवी मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो पीएसएलवी और पृथ्वी पर संसाधनों की निगरानी, पृथ्वी पर संसाधनों की निगरानी जैसे समुद्र हो गया, हमारे जो ग्लेशियर्स हो गए, नदियाँ हो गई, खेत हो गए, इनको देखने के लिए हमको पीएसएलवी का यूज़ किया जाता है, जबकि जीएसएलवी की मुख्य रूप से संचार को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पैटर्न पे भी बात कर ले। देखो, जो 2023 का पेपर था, कुछ नहीं किया है, वेरी सिंपल टू इजी। उसने क्या किया है, इसमें बोल दिया कि बस कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, 1 और 2 तीनों सही है, इस टाइप से बस जोड़ दिया। बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो पूरे फोकस के साथ पढ़ेगा डेफिनेटली उसका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS के संदर्भ में, ठीक है, मेरा उद्देश्य चंद्रमा 3 पे तो क्वेश्चन अभी मतलब नहीं, मतलब बनने की उम्मीद है, लेकिन जो हमने उसके जो रिसोर्सेज देखे थे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, मेन चीज़ मेरा इंटेंटिव है कि इस टाइप से क्वेश्चन बने जो प्रीवियस ईयर के, उनके ऊपर ध्यान जाना। ठीक है ना, हमें वो देखना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, IRNS के 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षाओं में, 4 उपग्रह समकाली कक्षाओं में है। IRNS पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अब स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चंस को समझो। बोल रहा है कि IRNS के 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षाओं में, 4 उपग्रह भू समकाली कक्षाओं में है। IRNS पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5,500 किलोमीटर को कवर करता है। भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा पहला, IRNS के 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षाओं में और 4 उपग्रह समकाली कक्षाओं में है। ठीक है ना, उसका उत्तर भी 1 होगा और इसका उत्तर भी 1 होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद में था यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह का उपयोग किया जाता है? फसल उत्पादकता आकलन के लिए, भूजल संसाधनों का पता लगाने के लिए, खनिज अन्वेषण के लिए, दूरसंचार के लिए और यातायात अध्ययन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, पहले इसको देखो। भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह का उपयोग किया जाता है फसल उत्पादकता आकलन, भूजल संसाधनों का पता लगाना, खनिज अन्वेषण। तो इसका उत्तर होगा 1 2 3, है ना, 1 2 एंड 3, इसके तीनों होंगे। दूरसंचार और यातायात का अध्ययन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको चंद्रयान 3 के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मतलब समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम ऐसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे, और सिलेबस तो चल ही रहा है, साथ में वो चलता रहेगा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। सर हो गया है।